आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्रुख सियर, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह। फर्रुख सियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक है। जहांदार शाह का शासनकाल जो है 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक है। बहादुर शाह का शासनकाल जो है 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक है। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक है। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा 2, 3, 1, 4, यानी आंसर होगा पहले का सी वाला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तुंगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी, करनाल का युद्ध 1747 ईस्वी, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 ईस्वी, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। करनाल का युद्ध जो है ये 1747 ईस्वी में नहीं बल्कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मुगलों के बीच हुआ था, तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। सी वाला यहाँ पर सही है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? जहांदार शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, फर्रुख सियर। मुगल शासक औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जय सिंह संस्कृत और फारसी भाषा का विद्वान होने के साथ साथ गणित और खगोल शास्त्र का भी जानकार था, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? जदुनाथ सरकार, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, इरफान हबीब। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, इसके लेखक जदुनाथ सरकार हैं, तो सही आंसर है चौथे का ए वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण हेतु सारणियों का एक सेट तैयार किया था? फिरोज शाह तुगलक, सवाई जयसिंह, रणजीत सिंह, शुजा-उद-दौला। आमेर के सवाई जयसिंह 18वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक थे। सवाई जयसिंह जो है एक महान खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का बी वाला। देखिए, इनका एक नाम जिज मोहम्मद शाही भी था। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान, निजामुल मुल्क, हैदर अली, सादत अली खां। मैसूर के शासक हैदर अली ने 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर अली का जन्म मैसूर के कोलार जिले में 1721 ईस्वी में हुआ था और इसने बाडियार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का सी वाला। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1766 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक लड़ा गया है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 ईस्वी से लेकर 1846 ईस्वी तक लड़ा गया है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक लड़ा गया है, तो यहां पर आपका सही क्रम होगा 1, 3, 2, तो आंसर है आपका सातवें का सी वाला। आठवां प्रश्न है, मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था? तोपखाना, नौसेना, पैदल सेना, अश्वारोही सेना। शिवाजी की अश्वारोही सेना को पगा कहा जाता था और इसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे, एक बरगीर और दूसरे हैं सिलाहदार। वहीं पैदल सेना को पाइक कहा जाता था, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आठवें का डी वाला।
9वां प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था। देखिए, स्तंभरारी या स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों की भूराजस्व प्रणाली का एक प्रकार था। इसे सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया और वसूले गए लगान का 10/11 भाग, 1/11 नहीं बल्कि 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदारों को दिया जाता था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी 1/11 भाग कौन रखते थे? जमींदार रखते थे, और 10/11 भाग सरकार रखती थी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत है। देखिए, यह बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, गाजीपुर क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश शासन का मात्र 19% क्षेत्र आता था, न कि 51%। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक और तो दोनों ही गलत हैं, तो आंसर है 9 में का डी वाला। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 10वां प्रश्न है, सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। एशियाटिक सोसाइटी, देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जॉन्स ने की थी, तो ए का हो जाएगा दूसरा। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डेरोजियो ने की थी। इसका हो जाएगा तीसरा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3, यानी सी वाला। 11वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? इकोनॉमिक डेप्ट ऑफ ऑन इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल के दिए गए हों। धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें किया था। 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इसमें इसको स्पष्ट किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार, उपरोक्त सभी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने अपने वायदे को तोड़ते हुए सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि जो है 10 अगस्त 1920 को की गई है। तो सेवर्स की संधि के अंतर्गत तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया है और खलीफा का पद समाप्त करने की घोषणा की है। इसके विरोध में अली बंधुओं में शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल हैं। तो इन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को जागृत करना और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य और खिलाफत की रक्षा करना था। तो यहाँ पर आपका ए वाला और बी वाला बिल्कुल सही है। देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 12 का सी वाला। 13वां प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किसी गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड वेलेजली को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया। लॉर्ड रिपन जो है 1880 से लेकर 1884 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। लॉर्ड रिपन द्वारा भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई आपत्तिजनक अधिनियमों को रद्द कर दिया गया और अनेक सुधारवादी कदम उठाए गए। इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 13 का ए वाला। 14वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, मुस्लिम लीग द्वारा 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कारण, इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है।
1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर 12 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। देखिए, इसी दिन नहीं बल्कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पर कारण गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो आंसर होगा सी वाला। ए सही है परंतु आर गलत है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है? इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। यह सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक एवं अहिंसात्मक था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें आंदोलन में जेल हुई। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। तो यहां पर आपका ए वाला कथन बिल्कुल सही है। यह सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसात्मक था। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें इस आंदोलन में जेल हुई। तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। यहां पर आपका डी वाला गलत है। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। तो दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू हैं और तीसरे जो है ब्रह्मदत्त हैं। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 15 का डी वाला। 16वां प्रश्न है, 2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। दिल्ली से, रंगून से, सिंगापुर से, वर्धा से। सिंगापुर से 2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 16 का सी वाला। 17वां प्रश्न है, यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा किस पत्र या पत्रिका में किया गया था? हिंदू स्वराज, यंग इंडिया, बंगबंधु, हरिजन। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पत्र में किया गया था। गांधी जी ने यह लेख 11 अगस्त 1940 को लिखा था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 17 का बी वाला। 18वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुस्तक दी हुई है और सूची 2 में उसके लेखक दिए हुए हैं। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक पीटर हार्डी हैं। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948, इसके लेखक खालिद बिन हैं। खिलाफत टू पार्टीशन, इसके लेखक मोइन शकीर हैं। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, इसके लेखक W.C. स्मिथ हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2, यानी आंसर होगा डी वाला। 19वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालक्रम है? बेबिल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट। क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, बेबिल योजना, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबिल योजना, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, बेबिल योजना, क्रिप्स मिशन। देखिए, नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई है, 1928 में आई है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, 1940 में। बेबिल योजना जो है 1945 में आई है, 1945 में। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया है। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट पहले आएगी, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर क्रिप्स मिशन आएगा, फिर बेबिल योजना आएगी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 19 का सी वाला। 20वां प्रश्न है, हड़ताल शब्द का संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में किया गया था? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट बिल पारित किया गया और इस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काला कानून कहा गया। महात्मा गांधी द्वारा इस कानून का देशव्यापी विरोध करने की घोषणा की गई। हड़ताल शब्द का प्रयोग प्रथम बार संभवतः इसी सत्याग्रह में किया गया। 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 20 में का
सी वाला। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी? शचीन्द्र नाथ सान्याल, रोशन सिंह, राजन लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही रेलगाड़ी को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा हुई। वहीं सचिन नाथ सान्याल को इस कांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा किसका? ए वाला। 22वां प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, अमृत बाजार। राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। सती प्रथा इनके समय की सबसे प्रमुख समस्या थी। इसके विरोध के लिए इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 22 का सी वाला। 23वां प्रश्न है, पानीपत के तटीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, सदाशिव राव। पानीपत का तटीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई। इस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 23 का बी वाला। 24वां प्रश्न है, सूची 1 को यहां पर सूची 2 से सम्मिलित करना है। अहोम विद्रोह। ठीक है, गोमधर कुंवर का संबंध अहोम विद्रोह से है। पागलपंथी विद्रोह, करमशाह का संबंध पागलपंथी विद्रोह से है। कूका आंदोलन, भगत जवाहरमल का संबंध कूका आंदोलन से है। रामोसी विद्रोह, चित्तूर सिंह का संबंध रामोसी विद्रोह से है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 2, 3, 1, 4 यानी डी वाला। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुबारे खातिर के लेखक हैं? हकीम अजमल खां, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी। गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से 1942 से 1946 के दौरान लिखा गया, जब इन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में कैद कर लिया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 25 का सी वाला। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारतीय पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली। रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग था। ये वारेन हेस्टिंग जो है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सी वाला यहां सही है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को लागू किया था। डी वाला भी सही है। यहां पर आपका केवल बी वाला गलत है। तो आंसर होगा 26 का बी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से है? मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन। देखिए ये कथन जो है लॉर्ड रिपन का है। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 था। लॉर्ड रिपन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 27 का सी वाला। 28वां प्रश्न है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी किसके बीच हुई थी? गुरु तेग बहादुर तथा अंग्रेजों के मध्य, गुरु गोविंद सिंह एवं शाह सुजा के मध्य, रणजीत सिंह एवं शाह सुजा के मध्य, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया गया और रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वायदा किया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 28 का डी वाला। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पूना समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन,
भगत सिंह को फांसी। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करना है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं पूना समझौता की। पूना समझौता जो है 1932 में हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में हुआ है। भगत सिंह को फांसी जो है ये 1931 में हुई है। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह को फांसी और पूना समझौता। तो यहां पर 3, 2, 4, 1। तो यहां पर आंसर होगा आपका 29 का बी वाला। तीसवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में मराठा सरदार दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके क्षेत्र दिए गए हैं। सिंधिया का क्षेत्र ग्वालियर था। गायकवाड़ का क्षेत्र जो है बड़ौदा था। भोंसले का क्षेत्र जो है नागपुर था। और होलकर का क्षेत्र जो है इंदौर था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो आंसर है बी वाला। 31वां प्रश्न है, अभिकथन दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। कारण, इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया तथा बाद में कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। दीवानी और फौजदारी कचहरियों की नींव अंग्रेजों ने रखवाई थी। यहां पर आपका कारण भी सही है। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया और बाद में कॉर्नवालिस के टाइम में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। 1793 में कॉर्नवालिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत की स्थापना करवाई जिसका प्रमुख जिला जज होता था। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने जो है दीवानी जज और कलेक्टर के पदों को अलग अलग करके इस व्यवस्था को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर होगा आपका डी। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेथुन स्कूल की स्थापना 1821 में कलकत्ता में हुई। यह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6ठे दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। आपको यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी है। बेथुन स्कूल की स्थापना 1821 में नहीं बल्कि 1849 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह स्कूल नारी शिक्षा को समर्पित था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेथुन स्कूल के सचिव थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत है, सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा असत्य है, तो पहला वाला कथन असत्य है। तो आंसर होगा आपका बी, केवल एक। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? अभ्युदय, हिंदुस्तान, सोम प्रकाश, इंडियन मिरर। देखिए मदन मोहन मालवीय ने लीडर, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसी पत्र पत्रिकाओं का लेखन किया था। वहीं सोम प्रकाश का लेखन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था और इंडियन मिरर का लेखन जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। तो यहां पर आपका तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है 33 का सी वाला, 3 और 4। 34वां प्रश्न है, 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। ज्योतिबा फुले द्वारा, गोपाल हरि देशमुख द्वारा, बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा, विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। ये बंबई के उन अग्र सुधारकों में से एक थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की इन्होंने कोशिश की। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 34 का सी वाला। 35वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना में निम्न कथन किसका है? हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहां तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह। राष्ट्रवादी नेता भारतीय सिविल सेवा का भारतीयकरण चाहते थे। ऊंचे पदों पर केवल यूरोपीय एकाधिकार से भारत का आर्थिक और सामाजिक क्षय हो रहा था। इस प्रश्न के नैतिक पक्ष को 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले ने
इस प्रकार से व्यक्त किया है कि हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहां तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये कथन जो है गोपाल कृष्ण गोखले का है। तो सही आंसर होगा 35 का बी वाला। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया था? W. हंटर, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम डिग्बी, डोकाथन। देखिए W. हंटर का मानना था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया था। अपने एक संस्मरण में हंटर लिखते हैं कि मुस्लिम राजकुमार हमसे बंगाल, कर्नाटक, मैसूर में लड़े, परंतु भारत विजय में सर्वाधिक विरोध हिंदुओं, सिखों और मराठों की ओर से हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये W. हंटर का है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 36 का ए वाला। 37वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्था है और सूची 2 में उनके संस्थापक हैं। आत्मीय सभा, देखिए आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने की थी। इसकी स्थापना जो है इन्होंने बंगाल में की थी। रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में की थी। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1। तो यहां पर आपका आंसर है आपका ए वाला। 38वां प्रश्न है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, इनमें से कोई नहीं। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, जिसका अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड ने लागू किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 38 का ए वाला। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का प्रश्न, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व, उपरोक्त सभी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 के बीच में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया है। इसके लड़े जाने के पीछे कारण यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का प्रश्न था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष था, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व था। ये सभी कारण इस युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, उपरोक्त सभी। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव था? सरकार एवं किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ, लगान की वसूली कठोरता से की जाने लगी, लगान की दर काफी ऊंची थी। वर्ष 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था का लाभ यह था कि सरकार और किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ, भूमि पर निजी स्वामित्व का लाभ जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को मिला। तो यहां पर आपका ई वाला भी सही है, लगान की वसूली कठोरता से की जाने लगी, बी वाले कारण भी यहां पर सही है, और लगान की दर इसमें काफी ऊंची थी, ये भी सही है। तो यहां पर तीनों ही सही है। तो आंसर होगा आपका डी वाला, उपरोक्त सभी। 41वां प्रश्न है, वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आर.सी. दत्त। वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। देखिए, मई 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत की चर्चा की थी।
तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत की बात की है और इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत की बात की है। इन दोनों में इतना अंतर है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 41 का ए वाला। 42वां प्रश्न है, अभिकथन वर्ष 1896-97 ईस्वी में आए अकाल को महान अकाल कहा जाता है। कारण, इस अकाल ने न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। वर्ष 1896-97 में आए अकाल को महानतम अकाल कहा गया है। तो यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। इस अकाल ने न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया। इस अकाल से करीब 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए। इसमें लगभग 25 लाख लोग भूख और गरीबी से मारे गए। तो यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर होगा 42 का ए वाला। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। यहां पर आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। केशव चंद्र सेन ने नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के जो मूल सिद्धांत हैं इनका निरूपण जो है अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। तो आंसर होगा 43 का ए, केवल एक असत्य है। 44वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी? 20 अगस्त 1947, 16 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1946, 22 अक्टूबर 1947। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी और लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 44 का बी वाला। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित आयोगों या समितियों में से कौन सा एक अकाल से संबंधित नहीं है? कैंपबेल समिति, स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, शाही आयोग। देखिए शाही आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1928 में कृषि क्षेत्र की समीक्षा हेतु की गई थी, जबकि बाद बाकी तीनों आयोग कैंपबेल, स्ट्रेची और लॉयल इनका संबंध अकाल से है। वहीं शाही आयोग का संबंध जो है कृषि से है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा डी वाला। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया तथा उससे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1854, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1831। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उससे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 46 का ए वाला। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय पद्धति का सूत्रपात हुआ? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1818 का भारत परिषद अधिनियम, 1813 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में विभागीय पद्धति का सूत्रपात हुआ। इस अधिनियम के आधार पर लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दिए गए जो इस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव यहीं से पड़ी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 47 का ए वाला। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक राजा राममोहन राय से संबंधित नहीं है? आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, युगदूत, सृजन की प्रतिभा। राजा राममोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत या युगदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता, नवदिन का प्रातः तारा कहा जाता है। यानी इन तीनों का संबंध राजा राममोहन राय से है।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा था। यानी सृजन की प्रतिभा जो है इसका संबंध विवेकानंद से है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है 48 का डी वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता। इलाहाबाद, लियाकत अली, फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्ला, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, बरेली, तात्या टोपे। इलाहाबाद में नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने किया था, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था। वहीं बरेली में नेतृत्व जो है तात्या टोपे ने नहीं बल्कि खान बहादुर खान ने किया था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है खान बहादुर खान, तो इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर 49 का डी वाला। 50वां प्रश्न है, पूना की संधि 1817 ईस्वी निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुआ और उसने अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली, जिसकी शर्त के फलस्वरूप उसकी पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 50 का सी वाला। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित निम्न जाति आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में कौन सी एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं थी? द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, समाज समता संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, अनुसूचित जाति परिसंघ। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में बंबई में की गई थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। समाज समता संघ की स्थापना बंबई में 1927 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942 ईस्वी में बंबई में बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। वहीं अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में बंबई में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा 51 का सी वाला। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जनजातीय विद्रोह वर्ष, चुआर विद्रोह 1768 से 72 ईस्वी, भील विद्रोह 1818 से 1921 ईस्वी, रामोसी विद्रोह 1822 से 41 ईस्वी, कुकी विद्रोह 1818 से 1826 ईस्वी। चुआर विद्रोह जो है ये बंगाल में 1768 ईस्वी से 1772 ईस्वी के बीच में हुआ है। भील विद्रोह जो है खानदेश महाराष्ट्र में 1818 से 1921 ईस्वी तक हुआ है, तो बी वाला भी सही है। रामोसी विद्रोह जो है ये पश्चिमी घाट में 1822 से लेकर 1841 तक हुआ है, तो यह वाला भी सही है। कुकी विद्रोह की बात करें तो देखिए कुकी विद्रोह जो है 1826 से 1844 ईस्वी के मध्य हुआ है और ये मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ है। स्थान मणिपुर और त्रिपुरा है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है 52 का डी वाला। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मजदूर संगठन और उनके संस्थापक सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी, मद्रास लेबर यूनियन, पीपी वाडिया, हिंदुस्तान मजदूर सभा, सरदार पटेल। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है ये आपको बताना है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 1911 ईस्वी में की गई थी। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बीबी वाडिया द्वारा 1918 ईस्वी में की गई थी। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना सरदार पटेल द्वारा 1938 ईस्वी में की गई थी। तो यहां पर आपके तीनों ही सही हैं, तो आंसर होगा 53 का डी, 1, 2 और 3। 54वां प्रश्न है, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति या समितियों के सदस्य रहे हैं? अनुशीलन समिति, युगांतर, गदर पार्टी। कूट की सहायता से आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे। वे युगांतर, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य रहे हैं।
तो इन तीनों में ही सक्रिय सदस्य रहे हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 54 का डी वाला। 55वां प्रश्न है, अभिकथन 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कारण 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया और 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर 55 का बी वाला। 56वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1872 ईस्वी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 ईस्वी में की थी। यह मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 56 का सी वाला। 57वां प्रश्न है, मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? नील विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, दक्कन विद्रोह, भोपला विद्रोह। मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में पावना किसान विद्रोह का उल्लेख मिलता है और यह विद्रोह जो है 1873-76 के बीच में चला है। इसमें मध्य बंगाल के पबाना जिले के यूसुफशाही परगना से ये स्टार्ट हुआ है। इस विद्रोह के नेताओं का यह नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 57 का बी वाला। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर या गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को, वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड वेलेजली को। रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है। इसने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 58 का ए वाला। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग। देखिए, लॉर्ड कर्जन को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा था। इसने प्रशासनिक असुविधा को कारण बनाकर जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। वह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय सिद्ध हुआ। कर्जन के प्रति भारतीयों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 59 का सी वाला। 60वां प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताएं। करौली, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। 12 जनवरी 1848 को लॉर्ड डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। भारत के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करने के लिए इसने विलय की नीति का सहारा लिया। इसके द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम, सबसे पहले इसने संबलपुर का विलय किया है। संबलपुर का 1849 में किया है। उदयपुर का इसने जो है 1852 में किया है। नागपुर का विलय जो है इसने 1854 में किया है और करौली का विलय इसने जो है 1855 में किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1। तो यहां पर आंसर होगा 60 का बी वाला। 61वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न क्रांतिकारी घटनाओं और उनसे संबंधित व्यक्तियों के युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, अरविंद घोष। नासिक षड्यंत्र केस 1909-10, बीडी सावरकर। बनारस षड्यंत्र केस 1915-16, बाल मुकुंद। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910, जतिन मुखर्जी। अलीपुर षड्यंत्र केस का संबंध अरविंद घोष से है। नासिक षड्यंत्र केस का संबंध बीडी सावरकर से है। वहीं बनारस षड्यंत्र केस का संबंध जो है सकिंद सान्याल से है, ना कि बाल मुकुंद से।
इसका संबंध जो है सचिंद्र सान्याल से है। तो सचिन सान्याल को आजीवन कालापानी की इसमें सजा दी गई। बाल मुकुंद का संबंध जो है दिल्ली षड्यंत्र से है, इनका संबंध जो है दिल्ली षड्यंत्र से है। दिल्ली षड्यंत्र जो है 1912 में हुआ था। तो यहां पर आपका डी वाला सही है और यहां पर सी वाला आपका गलत है। तो आंसर होगा 61 का सी वाला। 62वां प्रश्न है, गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद करा दिया गया? स्वदेश मित्रम, ट्रिब्यून, बंगाल गजट, बंगदूत। देखिए, बंगाल गजट का बंद करा दिया गया था। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। इस समाचार पत्र की सरकार के प्रति प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि के कारण इसे 1782 ईस्वी में बंद करा दिया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 62 का सी वाला। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया। यह लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सैनिक समुद्र पार जाने से मना कर सकता था। देखिए, यहां पर बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो 1856 ईस्वी में कैनिंग सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित कराया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के अनुसार सेना के सभी सैनिकों को स्वीकार करना होता था कि जहां भी सरकार को आवश्यकता होगी वे कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते थे। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है 63 का सी वाला, 1 और 2। 64वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813 में, 1835 में, 1858 में, 1861 में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। इसमें लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। 65वां प्रश्न है, द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पारित किया गया था? चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जॉन एडमन, लॉर्ड लिट्टन। द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1870 ईस्वी में पारित किया गया था और इसको पारित करने का श्रेय लॉर्ड लिट्टन को जाता है। इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और इसे राजद्रोही लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 65 का डी वाला। 66वां प्रश्न है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1835 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1838 ईस्वी। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठनों में 1836 ईस्वी में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा एक अग्रणी संस्था थी। तो सही आंसर होगा 66 का बी वाला। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड किचनर विवाद, यंग हस्बैंड अभियान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा था। 1899 1900 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा। तो इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने, सर एंटोनी नहीं है बल्कि एटली नाम है इनका, सर एटली मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया, जिसने अकाल आयुक्त के गठन की सिफारिश की। तो यहां पर आपका ए वाला बिल्कुल सही है। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम जो है 1897 में पारित किया गया था और यह अधिनियम जो है लॉर्ड लैंसडाउन के काल में पारित हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन के में नहीं बल्कि ये लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। लॉर्ड किचनर विवाद, देखिए सन 1900 ईस्वी में लॉर्ड किचनर भारत का सेनाध्यक्ष बनकर आया। इसका कर्जन के साथ विवाद हुआ। तो यहां पर आपका सी वाला ये बिल्कुल सही है। यंग हस्बैंड अभियान, ठीक है, 1904 ईस्वी में तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान इसके द्वारा भेजा गया था
तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 67 का बी वाला। 68वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था? अरुंडल कमेटी, कार्लाइल कमेटी, बोल्बी कमेटी, स्ट्रेची कमेटी। वायसराय मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 में अरुंडल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने बेबस होकर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 68 का ए वाला। 69वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 ईस्वी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी। 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने यह प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाना चाहिए। तो ये प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति जो है मौलाना हजरत मोहानी है। देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खां ने की थी। यानी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो है हकीम अजमल खां है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 69 का बी वाला। 70वां प्रश्न है, सूची 1 में पुस्तक दी हुई है और सूची 2 में उनके लेखक दिए हुए हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर जो है यू टोई की पुस्तक है। ए नेशन इन मेकिंग, इसके लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो आंसर होगा यहां पर सी वाला। 71वां प्रश्न है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? पुलिनदास, पी मित्रा, अरविंद घोष, वारीन्द्रनाथ घोष। वारीन्द्रनाथ घोष द्वारा 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर पुस्तक का प्रकाशन किया गया। यह पुस्तक क्रांति से संबंधित थी। इसमें आनंद मठ का भाव ग्रहण किया गया। इसमें कहा गया कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 71 का डी वाला। 72वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीबी गिरी, महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा और बीबी गिरी आदि नेताओं द्वारा की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 72 का बी वाला। 73वां प्रश्न है, वर्ष 1878 ईस्वी में जारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लाने का श्रेय लॉर्ड लिट्टन को जाता है। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। आपको यहां पर सत्य कथन चुनना है। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में जारी किया गया था। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लाने का श्रेय लॉर्ड लिट्टन को जाता है। लॉर्ड लिट्टन जो 1876 से लेकर 1880 तक भारत के वायसराय रहे थे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध इसके तहत मामले दर्ज किए गए थे। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो सही आंसर होगा यहां पर 73 का डी वाला, उपरोक्त सभी। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सन 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी? बी.एम. मालाबारी, डी.के. कर्वे, महादेव गोविंद रानाडे, विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए पहले अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। इन्होंने वर्ष 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की यहां पर स्थापना की थी। तो सही आंसर होगा 74 का डी वाला।
75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। केरल में छुआछूत के विरोध में वाइकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1925 ईस्वी में गांधी जी त्रावणकोर गए तथा इस मुद्दे पर रानी से बातचीत की। केरल में छुआछूत के विरोध में 1924 में त्रावणकोर के गांव वाइकोम से एक आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल गया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के समर्थन में 1925 ईस्वी में गांधी जी त्रावणकोर गए और वहाँ की रानी से इस विषय पर बातचीत की। इसके बाद वहाँ की सड़कें दलितों के लिए खुलवा दी गई, परंतु मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध बना रहा है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा 75 का डी वाला, 1 और 2 दोनों। 76वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1858 का सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकृत कर दिया गया, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 76 का बी वाला। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की नहीं है? पंजाब का विलय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल देना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। देखिए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1835 ईस्वी में हुई थी और ये जो है बेंटिंक के काल में हुई थी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुई थी, ना कि लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की घटनाओं में पंजाब का विलय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल देना, ये सब शामिल है। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर है 77 का डी वाला। 78वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। तो आचार्य विनोबा भावे जो है इसमें पहले सत्याग्रही थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 78 का ए वाला। 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें छात्रों की भागीदारी रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? देखिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और इस घोषणा के साथ आप, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका पूरे देश में विरोध हुआ। इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए एक कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को इस आंदोलन में भाग लेने से रोकना था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 79 का बी वाला, स्वदेशी आंदोलन। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। आपको यहां पर सही कथनों का चयन करना है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। देखिए, यह यात्रा जो है पूरी 24 दिनों की रही है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की गई थी। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यहां पर आपका सही आंसर होगा 80 का सी। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन? ठीक है, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में कुछ बातों में सहमति बनी, जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन
स्थगित कर दिया जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 81 का ए वाला, गांधी इरविन समझौता। 62वां प्रश्न है, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? रैली कमीशन, हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर कमीशन, हार्टोग समिति। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु 1917 ईस्वी में सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई, जिसे सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश की और इसी आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना भी की गई। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 82 का बी वाला। 83वां प्रश्न है, मराठा शासन में लिया जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था कहलाता था? सरदेशमुखी, चौथ, जमादानी। मराठा शासन में लिया जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था, चौथ कहलाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 83 का बी वाला। 84वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था? तामलुक, बलिया, ग्वालियर, सतारा। देखिए 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तामलुक में जातीय सरकार का गठन हुआ। सतारा जो है सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। ग्वालियर में किसी प्रकार की समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम के अनुसार कौन सी अंतिम स्थान पर है? नेहरू रिपोर्ट, सांप्रदायिक पंचाट, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में आई है। सांप्रदायिक पंचाट जो 1932 ईस्वी में बना है। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में स्टार्ट हुआ है। रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में बना है। तो यहां पर पूछा गया है सबसे अंतिम स्थान पर कौन सी है? सबसे अंतिम स्थान पर यहां पर सांप्रदायिक पंचाट है। तो सही आंसर होगा यहां पर 85 का बी वाला। 86वां प्रश्न है, अभिकथन वर्ष 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया। कारण ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा तथा पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें बिछाई गईं। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए अभिकथन बिल्कुल सही है। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया था। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा और पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें बिछाई गईं। देखिए यहाँ पर अभिकथन अपनी जगह सही है और कारण भी अपनी जगह सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बीजापुर का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, ब्लैक होल की घटना। देखिए बीजापुर का युद्ध जो है जनवरी 1709 ईस्वी में हुआ है। जजाऊ की घटना जो है 18 जून 1707 ईस्वी में हुई है। ब्लैक होल की घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी में हुई है। तो यहां पर आपका सही कालक्रम होगा जजाऊ का युद्ध, बीजापुर का युद्ध और ब्लैक होल की घटना, यानी 2, 1, 3। आंसर होगा 87 का ए। 88वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। कारण,
डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। माल के स्तर को बनाए रखने और निम्न कोटि के माल की सप्लाई को रोकने के लिए डचों ने कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। तो यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर होगा आपका डी वाला। 89वां प्रश्न है, मालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? कर्नल रीड, हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, मुनरो। मालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। 1819 ईस्वी में अपने प्रतिवेदन में इसने इस व्यवस्था का सूत्रपात किया। माल शब्द का तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महल के साथ स्थापित की गई, न कि व्यक्ति के साथ। यानी यहाँ पे पूरे के पूरे गांव के साथ महल व्यवस्था स्थापित की जाती थी, किसान या किसी व्यक्ति के साथ ये स्थापित नहीं होती थी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 89 का बी वाला। 90वां प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गडकरी विद्रोह, पोलेगारों का विद्रोह, पाइक विद्रोह, मोपला विद्रोह। देखिए गडकरी विद्रोह जो है 1844 ईस्वी में हुआ है। पोलेगारों का विद्रोह जो है 1799 में स्टार्ट हुआ है और ये 1801 ईस्वी तक चला है। पाइक विद्रोह जो है 1817 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है और ये 1825 ईस्वी तक चला है। मोपला विद्रोह जो है 1836 में स्टार्ट हुआ है और ये 1851 तक चला है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा 2, 3, 4, 1। आंसर होगा यहाँ पर 90 का बी वाला। 91वां प्रश्न है, एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की थी? 1918 में, 1920 में, 1919 में, 1940 में। एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 ईस्वी में की थी। तो सही आंसर होगा यहाँ पर डी वाला। 92वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सतपाल किचलू। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। तो सही आंसर है 92 का ए वाला। 93वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दुर्लभ राय। देखिए दुर्लभ राय जो है बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ जो है ये मुर्शिदाबाद का सेठ था। मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान था, यानी ये बंगाल का दीवान था। राजा सिद्धाव राय ये बिहार का दीवान था। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा 3, 2, 1, 4। तो आंसर है आपका ए वाला। 94वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। किसान संगठन स्थापना वर्ष संयुक्त प्रांत किसान सभा 1936 ईस्वी, अवध किसान सभा 1920 ईस्वी, रैयत संघ 1923 ईस्वी, कृषक प्रजा पार्टी 1929 ईस्वी। देखिए संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में नहीं, बल्कि इसका गठन जो है 1919 ईस्वी में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ई वाला गलत है। अवध किसान सभा इसका गठन 1920 ईस्वी में, रैयत संघ का 1923 ईस्वी में, कृषक प्रजा पार्टी का 1929 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर होगा 94 का ए वाला। 95वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चौरी चौरा की घटना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन की नियुक्ति। देखिए चौरा चौरी की जो घटना है ये 5 फरवरी 1922 को हुई है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हुई है। स्वराज पार्टी का गठन जो है मार्च 1923 में हुआ है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है नवंबर 1927 में हुई है।
तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा 2, 1, 3, 4। तो आंसर है आपका 95 का डी वाला। 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर आपका ए वाला सही है। इसका लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना था। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। आंदोलन में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। चौरी चौरा कांड, इसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। नहीं, अहमदाबाद की बैठक में नहीं, बल्कि जो बारदोली में बैठक हुई है, तो बारदोली की बैठक में इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है 96 का सी वाला। 97वां प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमे का संबंध किस एक से था? कम्युनिस्ट विचारों के मत प्रसार से, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अवैध हथियार निर्माण से, काकोरी कांड से, HSRA की स्थापना से। कम्युनिस्ट आंदोलन के विचारों के प्रसार को रोकने के लिए वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार ने मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, MN रॉय आदि पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 97 का ए, कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार से। 98वां प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को अध्यक्ष बनाया। देखिए यहाँ पर ए वाला कथन बिल्कुल सही है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को बुलंद किया गया। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी वाला, ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा। 99वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सवर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरोजनी नायडू, रानी गैडिनल्यू, अब्दुल गफ्फार खान, TK माधवन। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सवर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने अपने संगठन खुदाई खिदमतगार के ध्वज के तले इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 99 का सी वाला। 100वां प्रश्न है, अभिकथन सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। कारण, इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई में एक सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में गरम दल के नेताओं में आपको पता होगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों शामिल हैं। तो गरम दली नेताओं में लाला लाजपत राय ने इसकी व्याख्या ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ उपजे भारतीय जनाक्रोश के सेफ्टी वाल्व के रूप में की है। तो यहाँ पर अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी वाला। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 101वां प्रश्न है, 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बीबी वाडिया, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। 1918 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जो संभवतः उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 101 का बी वाला। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद के पास
साबरमती आश्रम की स्थापना की? सन 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। देखिए, पहला वाला कथन गलत है। गांधी जी ने 1917 में नहीं बल्कि 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सेकंड वाला सही है। मजदूरों की हड़ताल जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। तो सही आंसर हो गया 102 का बी वाला। 103वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, उपरोक्त सभी। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ। इस काल में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी उनमें मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 103 का डी वाला, उपरोक्त सभी। 104वां प्रश्न है, जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। उपरोक्त वक्तव्य असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर किसने दिया? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के लोकप्रिय युवा नेता थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा दी इंडियन स्ट्रगल में इसके बारे में लिखा है। तो द इंडियन स्ट्रगल में इन्होंने ये जो वक्तव्य है ये वक्तव्य दिया है। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से ये बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 104 का सी वाला। आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चौरा चौरी की घटना 1922 ईस्वी, गांधी इरविन समझौता 1932 ईस्वी, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 ईस्वी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई। गांधी इरविन समझौता जो है ये 1932 में नहीं बल्कि ये 6 मार्च 1931 को हुआ था। तो यहां पर आपका बी वाला गलत है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 105 का बी वाला। 106वां प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस की संस्था से कितनी बार त्यागपत्र दिया? 5, 1, 2, 3। गांधी जी ने कांग्रेस की संस्था से 2 बार त्यागपत्र दिया। एक बार 1925 ईस्वी में और दूसरी बार 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 106 का सी वाला। 107वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का संबंध किस वायसराय के शासनकाल से है? चौरी चौरा घटना, काकोरी कांड, सिविल सेवाओं की दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन। देखिए, चौरी चौरा की जो घटना हुई है आपको पता ही है 5 फरवरी 1922 को हुई है। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ है। सिविल सेवाओं की दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा, इसकी स्टार्टिंग 1923 में हुई है। देखिए, इस समय 1921 से लेकर 1926 तक लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 107 का सी वाला। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में सत्य नहीं है? महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया, भारत सचिव को महालेखा परीक्षण की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया, भारत सचिव को महालेखा परीक्षण की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया। लेकिन डी वाला यहां पर गलत है। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछे जाने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 में नहीं बल्कि 1909 में प्रदान किया गया है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत है। सही आंसर होगा 108 का डी वाला।
109वां प्रश्न है, जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। अबुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, JB कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने। जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया और मुस्लिम लीग इस सम्मेलन में यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन वही करेगी। इस बात को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और फलतः सम्मेलन विफल हो गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 109 का ए वाला। 110वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था? जी ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, GL मित्रा, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा के गठन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया। भारतीय संविधान सभा के संबंध में ब्रिटिश विधिशास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 110 का ए वाला। 111वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात पुर्तगाली क्षेत्रों गोवा, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अखंड भारत, ऑपरेशन विश्व विजय। पुर्तगाली क्षेत्रों को भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित करने के लिए इंडियन आर्मी ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 111 का बी वाला। 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम RBI गवर्नर नियुक्त किया गया था? IG पटेल, ओसबॉर्न स्मिथ, CD देशमुख, HVR अयंगर। देखिए, CD देशमुख को स्वतंत्र भारत का पहला RBI गवर्नर नियुक्त किया गया था। जिस समय RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, उस समय इसके गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ बने थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 112 का सी वाला। 113वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन यानी 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। इसका उद्देश्य भारत में नियोजन की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करना था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 113 का ए वाला। 114वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी। भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना के काल में ही स्टार्ट की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक रही है। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, ये डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 114 का सी वाला। 115वां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 1969 ईस्वी में तारापुर महाराष्ट्र में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, कनाडा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 1969 ईस्वी में तारापुर महाराष्ट्र में USA के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो सही आंसर होगा 15 का ए वाला। 116वां प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। उष्ण जलवायु स्थितियां, धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समग्रता, जनसंख्या, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों में सम्मिलित हैं? भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में उष्ण जलवायु स्थितियां, धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समग्रता, जनसंख्या, राजनीतिक साम्राज्यों का इतिहास, ये सभी शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 116 का सी वाला। 117वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसी सम्मेलन में
हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया? आपको यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। देखिए चौथा शिखर सम्मेलन इसका जो है 1973 में अल्जीरिया के अल्जीयर्स में हुआ है। तो अल्जीयर्स वाले सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो सही आंसर होगा 117 का ए। 118वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कामागाटामारू घटना, गांधी जी का भारत आगमन, होम रूल लीगों की स्थापना। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? कामागाटामारू घटना जो है 1914 ईस्वी में घटित हुई है। गांधी जी का भारत आगमन जनवरी 1915 में हुआ है। होम रूल लीगों की स्थापना, देखिए आप लोगों को पता होगा 2 होम रूल लीग स्थापित की गई थी, एक तिलक के द्वारा और दूसरी एनी बेसेंट के द्वारा। तो तिलक ने जो होम रूल लीग स्थापित की है उसकी स्थापना इन्होंने अप्रैल में की है, इनके द्वारा अप्रैल में स्थापित की गई है, अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट ने जो स्थापित की है वो सितंबर 1916 में स्थापित की है। बहरहाल दोनों होम रूल लीगों की स्थापना वर्ष 1916 में हुई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 118 का सी, 1, 2 और 3। 119वां प्रश्न है, गलत सुमेल है। संगठन या संस्थान, स्थापना वर्ष इंडियन लीग 1878 ईस्वी, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 ईस्वी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी। इंडियन लीग की स्थापना जो 1878 में नहीं हुई है बल्कि ये 1875 में हुई है। तो यहाँ पर आपका ई वाला गलत है, बाद बाकी है तीनों सही हैं। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर होगा ए वाला। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए वर्ष 1962 में कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी? अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दिसंबर 1962 में 6 अफ्रो एशियाई देशों ने कोलंबो समझौता योजना प्रस्तुत की। इसमें चीन से यह कहा गया कि वह पश्चिमी क्षेत्र में अपनी सेना 20 किलोमीटर पीछे हटा लें। चीन के अस्वीकार करने पर यह योजना असफल हो गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 120 का सी वाला। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत पाकिस्तान समझौते वर्ष, लियाकत नेहरू समझौता 1950, सिंधु जल संधि 1960, ताशकंद समझौता 1966, शिमला समझौता 1970। लियाकत नेहरू समझौता जो है 1950 में हुआ है, सिंधु जल संधि 1960 में हुई है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ है, वहीं शिमला समझौता जो है ये 1972 में हुआ है। देखिए 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पश्चात विवादों को समाप्त करने के लिए शिमला में भारत पाकिस्तान समझौता 1972 में हुआ। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 121 का डी वाला। 122वां प्रश्न है, गंडमक्की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक युद्ध के साथ है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय में 1878 से 80 के बीच में अंग्रेजों और शेर अली के मध्य हुआ था। तो ये अंग्रेजों के मध्य और शेर अली के मध्य हुआ था। तो गंडमक्की संधि का संबंध इसी युद्ध से है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 122 का बी वाला। 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड ग्रीटिंग। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन वर्ष 1902 में किया था। इस आयोग ने पुलिस बल संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पर्याप्त वेतन और बेहतर प्रशिक्षण आदि की सिफारिश की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 123 का बी वाला। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सत्य है? इस आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी द्वारा एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। इस आंदोलन में 1 करोड़ रुपए के तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। सभी कथन सत्य हैं। देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन के संबंध में यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था, तो ये बात भी सही है। बी वाला भी सही है। इस आंदोलन में 1 करोड़ रुपए के तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, तो बी वाला भी यहाँ सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो सी वाला भी सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका आंसर होगा डी वाला। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। फरेजी आंदोलन 1819, तायूनी आंदोलन 1890, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अहमदिया आंदोलन 1889-90। फरेजी आंदोलन जो है फरीदपुर बंगाल में 1819 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर ए वाला सही है। तायूनी आंदोलन जो है ये 1890 में नहीं बल्कि 1839 में ढाका में करामत अली ने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन जो है 1875 में सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया। अहमदिया आंदोलन फरीदकोट में गुलाम अहमद ने 1889-90 में स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर होगा 125 का बी वाला। 126वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में संपन्न बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवल फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक और बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। देखिए पहला वाला कथन गलत है। पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवल फोर्स द्वारा नहीं बल्कि रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला सही है, तो आंसर होगा 126 का बी वाला। 127वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो भारतीय राज्यों ने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए? मिजोरम एवं असम, हरियाणा एवं पंजाब, अरुणाचल प्रदेश एवं असम, कर्नाटक एवं केरल। जुलाई 2022 में दो भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम ने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 127 का सी वाला। 128वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना? स्कॉटलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस। स्कॉटलैंड मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना है। इसके कार्यान्वयन हेतु पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 128 का ए वाला। 129वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ओटावा कनाडा में, हैलीफैक्स कनाडा में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, पेरिस फ्रांस में। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 हैलीफैक्स कनाडा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 129 का बी वाला। 130वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। इस संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? इन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व यह बिहार के राज्यपाल थे। देखिए यहाँ पहला कथन बिल्कुल सही है। जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले ये बिहार के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है, तो आंसर होगा 130 का ए वाला। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक लिखी गई? संयुक्ता दास, अंजलि महापात्रा, अरुंधति रॉय, सुमित प्रधान। लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक संयुक्ता दास द्वारा लिखी गई है। यह वैश्विक महामारी कोरोना के अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई पुस्तक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए वाला।
132वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सत्य हैं? जुलाई 2022 में इसका आयोजन बंगबंधु स्टेडियम ढाका में किया गया। फाइनल मुकाबला भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके जीता। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन गलत है। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 जुलाई 2022 में कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में आयोजित हुई, न कि ढाका में, यानी ये उड़ीसा में आयोजित की गई। सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। फाइनल मुकाबला भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके जीता, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। 133वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? 2 अगस्त, 15 अगस्त, 29 अगस्त, 14 अगस्त। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त 2022 को मनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन से उत्पन्न संकट के संबंध में जागरूक करना है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 134वां प्रश्न है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2022 में रोशनी का अनावरण किया गया। यह है लो एनर्जी विद्युत बल्ब, खारे पानी से जलने वाली लालटेन, सौर ऊर्जा से जलने वाला बल्ब, दृष्टिहीन लोगों के लिए उपयोगी उपकरण। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2022 में देश की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन रोशनी का अनावरण किया गया। इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का प्रयोग किया गया है। इसका विकास चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 135वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें सम्मिलित नहीं है? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। देखिए जुलाई 2022 में आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान 3 देशों, जिसमें उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि ताजिकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। आईसीसी के कुल सदस्य देशों की संख्या 108 है, जिसमें 96 देश एसोसिएट सदस्य हैं, तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 136 का ए वाला। 136वां प्रश्न है, आम लोगों को भूजल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल सप्ताह कब मनाया गया? 16 से 22 जुलाई 2022, 1 से 7 जुलाई 2022, 9 से 16 जुलाई 2022, 10 से 26 जुलाई 2022। आम लोगों को भूजल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए यूपी सरकार द्वारा 16 से 22 जुलाई 2022 के बीच भूजल सप्ताह मनाया गया। इसकी विषय वस्तु भूजल संरक्षण समय की मांग थी, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 136 का ए वाला। 137वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन हुआ। कानपुर में, वाराणसी में, नई दिल्ली में, पुणे में। महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 138वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कर्नाटक को, केरल को, यूपी को, पश्चिम बंगाल को। देखिए नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की सूची में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में यूपी को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं बड़े राज्यों में निम्नतम स्थान जो है छत्तीसगढ़ को मिला है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। 139वां प्रश्न है, रानिल विक्रमसिंघे ने जुलाई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
इस पद पर इन्होंने गोटाबाया राजपक्षे का स्थान ग्रहण किया। इससे पूर्व वह श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 140वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? जापान, चीन, यूएसए, दक्षिण कोरिया। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में यूएसए के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। द्वितीय स्थान पर कोमाकू जापान के सुपर कंप्यूटर को स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 11वां स्थान मिला। ये भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, इसको 11वां स्थान मिला है सूची में। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी यूएसए। 141वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए? इंदरमित गिल, अमरप्रीत गिल, सुरभि चावला, सौरभ अरोड़ा। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमित गिल नियुक्त हुए हैं। इस पद पर उन्होंने अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट का स्थान ग्रहण किया। इंदरमित गिल को विकास अर्थशास्त्र में बौद्धिक योगदान के लिए जाना जाता है। तो यहां पर सही आंसर है ए वाला। 142वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन बर्मिंघम में किया गया। इस समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा ने किया। इस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार T20 महिला क्रिकेट को भी सम्मिलित किया गया। कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। देखिए यहाँ पहला कथन बिल्कुल सही है। जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन बर्मिंघम में हुआ। इस समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ने किया। ये सिंधु और मनप्रीत सिंह ने इसका नेतृत्व किया, ना कि नीरज चोपड़ा ने। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा, थर्ड वाला सही है। इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार T20 महिला क्रिकेट को भी सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 सही है। सही आंसर है ए वाला। 143वां प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सम्मिलित हैं? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या एवं अजय देवगन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर ए वाला सही है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या और अजय देवगन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली को मिला। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को मिला। तो यहाँ पर तीनों ही युग में सही सम्मिलित हैं। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 144वां प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में किस एक समिति का गठन किया गया? संजय अग्रवाल समिति, ईसा कोठारी समिति, अर्जुन सेठ समिति, दिव्या वासले समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में संजय अग्रवाल समिति का गठन किया गया। इस समिति को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने का कार्य भी सौंपा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 144 का ए वाला। 145वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? प्रिया सुब्बारमण, शिव कुमार भसीन, रामेंद्र मलिक, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान को जुलाई 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। सेबी द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई। इस पद पर इन्होंने विक्रम लिमई का स्थान लिया है। तो यहां पर सही आंसर होगा डी वाला। 146वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में चर्चा में रहा जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल एवं किस देश के मध्य हस्ताक्षरित एक रणनीतिक समझौता है? अमेरिका, सऊदी अरब, भारत, मिस्र। चर्चा में रहा जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और अमेरिका के मध्य हस्ताक्षरित एक रणनीतिक समझौता है। इस समझौते में इजराइल फिलिस्तीन संबंधों का भी जिक्र है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 147वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालौन से किया गया। इस संबंध में
निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन या कथनों का चयन करें। यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है, यह 7 जिलों से होकर गुजरता है, यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर, औरैया, इटावा से होकर गुजरता है। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे नहीं है बल्कि 4 लेन है। भविष्य में इसको 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 और 2 सही है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर सी वाला 1 और 2। 148वां प्रश्न है, जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में किन 2 भारतीय शहरों या राज्यों को सम्मिलित किया गया? वाराणसी एवं राजस्थान, जयपुर एवं गुजरात, अहमदाबाद एवं केरल, शिमला एवं उत्तराखंड। जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारतीय शहर अहमदाबाद और केरल राज्य को शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 148 का सी वाला। 149वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान रहा 102वां, 110वां, 135वां, 130वां। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में 146 देशों की सूची में भारत का 135वां स्थान रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 149 का सी वाला। वहीं पहला स्थान इस सूची में आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। 150वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 में किस वर्ष तक भारत को विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाना अनुमानित किया गया है? वर्ष 2025 तक, वर्ष 2026 तक, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2023 तक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 में वर्ष 2023 तक भारत को विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाना अनुमानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 150 का डी वाला। इसी के साथ हमारा टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को यूपीपीएससी के ध्येय आईएएस के अलावा जीएस वर्ड और दृष्टि आईएएस के भी टेस्ट मिलेंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।